लेकिन सेल क्या है, सब में इम्पोर्टेंट है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो हमारी सेल है वो हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मानते हैं इस बात को कि नहीं? क्योंकि अगर सेल ही नहीं होती तो ये आगे की प्रोसेस ही नहीं चलती। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो सेल है आपकी, वो क्या होता है सेल में। ठीक है, ये जो छोटी सी सेल हमें दिख रही है उसमें इतने सारे ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी सेल में क्या क्या पाया जाता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जो डायग्राम है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ये जो छोटी सी सेल है हमारे शरीर में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो सेल है वो हमें कैसी दिखाई देगी और उस सेल में हमें कौन कौन से भाग दिखाई देंगे। नेक्स्ट, उन भागों के उस सेल के लिए क्या क्या काम है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये जो आपको आसपास जो मैंने लिखा हुआ है या तो आसपास या पूरे सेल में आपको जो दिखाई दे रहा है उनको हम सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब सेल के अंग या कोशिका के अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका के अंग। सभी को हम क्या बोलते हैं? जो सेल के अंदर जो अंग पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग या कोशिका के अंग। जैसे हम बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनेल्स मतलब शरीर के अंग, बॉडी ऑर्गन मतलब शरीर के अंग हमारे, वैसे ही कोशिका के अंगों को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि सेल में पाए जाने वाले कोई दो कोशिकांगों का वर्णन कीजिए, या सेल में कोशिकांगों की सेल में किन्हीं 5 कोशिकांगों के नाम लिखिए। तो जब आपको सेल पता होगा तभी तो आप कोशिकांग लिख पाएंगे उसके कौन कौन से कोशिका के अंग होते हैं। तो इन सब अब ये जो मैं समझाने वाली हूँ ये आपको कोशिकांग में आ जाएगा सब कुछ, जो भी मैं बोलूंगी वो सब कोशिकांग में। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है कोशिका, वो होता है आपका सेल वॉल से। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब है सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका में पाई जाने वाली भित्ति। भित्ति का मतलब सभी समझते हैं, बोलते हैं दीवार, बोलते हैं कि नहीं? आपने आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? जी बहुत मोटी भित्ति है ना, बहुत मोटी दीवार है। तो उसी को सेल मतलब कोशिका और वॉल मतलब दीवार। कोई समस्या इसमें? इंग्लिश में लिखने में कोई समस्या? सेल मतलब कोशिका और भित्ति मतलब दीवार, तो कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। अब क्या होती है सेल वॉल? ठीक है, तो ये आपका सेल का प्रमुख ऑर्गन है। फर्स्ट ऑर्गन की यदि बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्गन है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। अब इसका काम क्या है भाई, क्या काम करती है सेल के लिए? तो काम करती है सेल के लिए एक अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण करती है, मतलब सेल के लिए कोई भी अनावश्यक पदार्थ इसके अंदर नहीं जाने देती, उसको प्रोटेक्ट करती है और कोई अच्छा पदार्थ सेल से बाहर नहीं जाने देती। अगर कोई उसको पदार्थ चाहिए होगा जो उसके लिए बेनिफिट है उसको तो अंदर एंट्री देगी, लेकिन यदि कोई अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर जाने देगी। लेकिन कोई अनावश्यक पदार्थ आने वाला है तो उसको वहीं रोक देगी कि आप नहीं जा सकते सेल में। जैसे कि
ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब ये न्यूक्लियस को भी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। और इसके अंदर जो पाया जा रहा है वो है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट पार्ट की यदि बात करें, इतना जो भी मैंने समझाया समझ आया सबको? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम ये हमें समझ नहीं आया। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जा रहा है वो है आपका न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियर को रक्षात्मक आवरण प्रदान कर रहा है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये थी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल को सुरक्षा दे रही थी, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस को सुरक्षा दे रही है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जा रहा है वो हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, दूसरा इसमें एक द्रव पाया जाता है सभी जगह। ये जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स है एक द्रव में तैरते रहते हैं, एक द्रव में फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो जो द्रव होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। क्या होता है, क्या होता है उस द्रव को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। दूसरा यदि बात करें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। देखिए अगर आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो बेस्ट, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई समस्या, अगर आप हिंदी से पढ़ते आ रहे हो तो देखिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में जानी चाहिए, चाहे वो हिंदी में जाए या फिर इंग्लिश में जाए। देखिए अब हिंदी में देखिए कोशिका द्रव है, हिंदी में कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला द्रव है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, और सेल के अंदर जो पाया जाने वाला द्रव है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में भी इसे समझ आ गया ना। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या काम करता है? सभी ने पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का नाम सुना है, सुना है कि नहीं? तो वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? देखिए 6 CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O लेते हैं, मतलब जल के अणुओं को लेते हैं 6, और क्या करते हैं, सनलाइट मस्ट होती है, और नीचे रहता है क्लोरोप्लास्ट। रहता है कि नहीं, है ना? तो ये वही क्लोरोप्लास्ट है, ये वही क्लोरोप्लास्ट है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। बिना क्लोरोप्लास्ट के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। और फिर क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6 H2O और प्लस ATP का निर्माण होता है कि नहीं होता है? हाँ, ATP का फुल फॉर्म क्या है बताइए? ATP का फुल फॉर्म कोई भी एक नहीं पता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो C6H12O6 है ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हैं वो ग्लूकोज के ही रूप में अपने भोजन को क्या करते हैं, संचय करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कभी क्या नहीं, कभी बारिश में आपने देखा होगा सनलाइट नहीं है, तो उस स्थिति में उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो नहीं कर पाएंगे, तो भोजन कहाँ से मिलेगा उनको? तो वो C6H12O6 को क्या कर लेते हैं, अपने आप में संचित कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं गेहूं की फसल आती है, हम 1 साल के लिए गेहूं स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे 1 साल बाद ही अगली बार गेहूं की फसल आएगी या गेहूं आएगा। तो ऐसे ही पेड़ पौधे भी अपने भोजन के लिए उसको संचित कर लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को, और जब उनको नीड होती है तो उसका उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि जब बारिश होगी, बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तब सनलाइट नहीं होगी, तो वो
क्रिया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो उनके पास संचित ग्लूकोज रहता है उसका उपयोग वो अपने भोजन के लिए करते हैं। दूसरा, जो क्लोरोप्लास्ट रहता है आपका, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो हमें कैसे देखने को मिलता है? हमें क्या पता कौन सा है क्लोरोप्लास्ट? तो जो क्लोरोप्लास्ट है, जो पत्तियां हरी रहती हैं, क्लोरोप्लास्ट जो रहती है वो रहता है हरी पत्तियों में। जितनी भी पत्तियां आपको हरी दिखती हैं उन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं, और पत्तियां अगर पीली पड़ जाएंगी तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। समझ आ गया? ठीक है। दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिया है इसमें? हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, बिजली ग्रह बोलते हैं इसको। पावर हाउस इसको क्यों बोलते हैं भाई? कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोशिका की बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, और जब कभी भी कोशिका को उस एनर्जी की, उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको क्या देती है? ये ऊर्जा देती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में भी जो बिजली आती है वो पावर हाउस से आती है कि नहीं? वहाँ क्या अपने आप आ रही है, वहाँ स्टोर करके उसको रखा जाता है। तो ये भी अपनी एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करके रखती है, इसलिए इसको आप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम भी देखिए, राइबोसोम जो है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट सेल में अलग होते हैं, एनिमल सेल में अलग होते हैं। ठीक है। राइबोसोम होते हैं 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S और 80S। 70S वाला जो रहेगा वो 60+30S से बना रहेगा। 80S जो रहेगा वो 50+40S से मिलकर बना रहेगा। ठीक है। ये बात की बात है, आपको बस ये जानना है, आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि जो राइबोसोम है वो कोशिका का ही एक भाग है। ठीक है। आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपके वैक्यूल्स मतलब एक रिक्तिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? रिक्तिकाएं। और रिक्तिकाओं का प्रमुख कार्य यदि हम बताएं आपको, वैक्यूल्स का प्रमुख कार्य, चलिए छोड़िए उसको। वैक्यूल्स का प्रमुख कार्य मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है मुझे। नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का बहुत अहम रोल है आपका कोशिका में। और गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी अथवा सेंट्रोसोम के पास स्थित एक मोटी परतदार प्लेट होती है। उनका कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी सेल सीक्रेशन से संबंधित होती है। सेल सीक्रेशन का मतलब क्या है? सेल में, कोशिका में जो सीक्रेशन मतलब बाहर पदार्थ जा रहे हैं उसको ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। इनमें लाइसोसोम तथा पैराक्सिसोम होते हैं। ठीक है। तो ये आपका मेरी कोशिका आपके लिए इतना ही जो है वो जनरल साइंस की क्लास है, तो आपके लिए कोशिका जो है इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें से देखिए अब आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कोशिका है, देखिए प्लांट सेल में अलग कोशिका होती है और एनिमल सेल में अलग कोशिका होती है। मतलब जो पादप होते हैं या प्लांट होते हैं, देखिए जीवित सभी है, प्लांट
और जो मनुष्य में या एनिमल में पाई जाएगी वो उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकेरियोटिक कोशिका। आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन एक ही पढ़ा रही हूँ लेकिन आपके क्वेश्चन इससे संबंधित बहुत सारे बन जाएंगे, मैं बाद में बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन बराबर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है, या फिर कह लें कि उसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो उतना ज्यादा क्या नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उतना डेवलप नहीं होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्राचीन न्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा कम डेवलप होगा, मतलब उसमें ये न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा। और यदि यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो उनमें जो है वो एक डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्यतः उनमें डिफरेंस हो गया। अब यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता प्लांट सेल में ही है। हम तो नहीं कर रहे ना फोटोसिंथेसिस, क्या हम अपना भोजन बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। आप लोग गलत बोलते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, आप लोग सिर्फ खाना को पकाते हैं, ठीक है। बनाने का काम कौन कर रहा है? पेड़ पौधे कर रहे हैं कि नहीं? वो आप पे डिपेंड नहीं है, पेड़ पौधे वो आपको खाना बनाकर दे रहे हैं, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? पका रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, डिफरेंस भी बता रही हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंस हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रमुख 5 ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखिए तथा उनके कार्य लिखिए, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स आपको पता चल गए कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्रोमोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इंटरन्यूक्लियर स्पेस है, वैक्यूल्स है, ये क्या है? आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं। अब कार्य के बारे में जो डिस्कशन होगा वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन सभी के कार्य के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर। जैसे आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा? सेल क्या होती है, उनके कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी रहेगी, इसमें पढ़ेंगे जो प्रमुख माइटोकॉन्ड्रिया है उस वो क्या हो। अब आपको ये तो पता चल गया, जैसे मैं कल क्वेश्चन बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। अब जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पता है तो उसके कार्य कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है सेल का एक ऑर्गेनेल्स है। अब हम इसके कार्य लिखवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या समझा देंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के ये कार्य होते हैं। कोशिका का पावर हाउस होती है, पावर हाउस इसलिए होती है कि इसमें जो है एनर्जी जो है वो संचित होती है, वो एनर्जी कब उपयोग ले सकता है प्लांट, ये समझा देंगे, आपको समझ आ जाएगा। हम आपको वैक्यूल्स के कार्य बता देंगे, न्यूक्लियस के कार्य बता देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कार्य बता देंगे, क्लोरोप्लास्ट के कार्य बता देंगे, राइबोसोम बता देंगे, साइटोप्लाज्म, सभी के हम अब कार्य अगर आपको बताएंगे तो आपको वो चीज ऊपर से नहीं जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मैम ने जब ये पता नहीं कहाँ से आ गया, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक हमें नहीं पता कि गोल्जी बॉडी क्या होता है। तो ये आपका आज बेस क्लियर हो गया, ठीक है। सेल को लेके आपका बेस क्लियर हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स को लेकर आपका बेस क्लियर हो गया। सेल क्या करती है, जो हमारा शरीर है वो सेल से ही मिलकर बना है। सेल क्या कर रहे थे? टिश्यू बना रहे थे, टिश्यू ऑर्गन बना रहे थे, और ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी को निर्माण कर रहे थे। तो आपको ये समझ आ गया? कोई डाउटफुल कंडीशन है क्या? ठीक है।